नमस्कार बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है एल्कीन और एल्काइन का। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक, लास्ट क्लास में जो रिएक्शन हो रही थी वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से हो रही थी, या कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड की वजह से हो रही थी, जिसमें डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो रिएक्शन होगी वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वजह से होगी। ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऐसा बॉन्ड है जो कि पहले से ही पोलर है। ठीक, और इसका हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड हमेशा मूव करेगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मतलब कुल मिला के CO जो बॉन्ड है इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जब भी कभी भी रिएक्शन होगा तो उसमें जो CO ग्रुप है उसमें CO ग्रुप का जो कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है, इसके ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक, मतलब किसी अगर न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करना होगा तो वो कार्बन से रिएक्शन करेगा, वो कार्बन पे अटैक करेगा। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन करना होगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। क्लियर? ठीक, तो अब उसमें वही में आगे लिखा हुआ है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम मीन्स दैट इट इज ससेप्टेबल टू अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम मीन्स दैट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज ससेप्टेबल टू एसिड कैटालिसिस। ठीक है, मतलब इसको हम लोग एसिड से भी कैटालाइज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, अभी हम लोग आगे जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल रिएक्शन में क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है, जिसका आप किसी ऐसे रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं जिसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन का किसी ऐसे कंपाउंड से जिसमें दो पार्ट लगे हुए, एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट लगा हो और एक हाइड्रोजन लगा हो, तो उस हर एक केस में न्यूक्लियोफाइल जो होगा, जो मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से। तो न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा किससे, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से, और ये जो हाइड्रोजन है ये जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये कंपाउंड मिल जाएगा। देखिए, कार्बन से जुड़ा है कौन, न्यूक्लियोफाइल, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। और कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड था वो अब टूट चुका है। ठीक है, समझ में कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से जुड़ गया, हाइड्रोजन जो है कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ गया, कार्बोनिल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और फाइनली आपका ये एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपाउंड, ये एक एल्डिहाइड है CH3 डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं इथेनॉल से। तो इथेनॉल में दो पार्ट है। ठीक है, एक है C2H5O और एक ये है हाइड्रोजन। C2H5O में देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वही जो न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है। ठीक है, और तो अब क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल है तो वो जाके ऑक्सीजन वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, कार्बन से। कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा,
हाइड्रोजन, मतलब जो आपके कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो जाके कार्बन से जुड़ा, ठीक है। ठीक, और उसी तरीके से आप अगले वाले में देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि HCN है, ठीक है। तो HCN में CN जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है और H जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। तो ये जो CN है ये जाके लग जाएगा किससे, कार्बन से, और H जो लगेगा वो जाके लगेगा किससे, ऑक्सीजन से। तो देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है, तो जिस मैकेनिज्म के थ्रू होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दो तरीके से होता है, ठीक। अब क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक होते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल कैसे डिसाइड करते हैं ये हम लोग आगे के टॉपिक्स में जानेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सारे एनायनिक नहीं होते लेकिन अभी इन जनरल आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, कि सारे जो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल हैं वो स्ट्रॉन्ग मान लेंगे और जो न्यूट्रल वाले हैं उसको वीक मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, दो मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। एक होता है तब जब आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, और एक होता है तब जब दूसरा मैकेनिज्म जो होता है वो होता है वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए। तो मान लीजिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें दो स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। देखिए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। और ये जो कार्बन है, अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन तो पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो उसको अपना एक बॉन्ड पहले से ब्रेक करना होगा, तो वो अपना बॉन्ड ब्रेक करता है ऑक्सीजन वाला। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है, कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन से जुड़ा, और कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बन गया, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि उसके पास जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था उसके दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके ऑक्सीजन वाला भी इलेक्ट्रॉन आ गया और कार्बन वाला भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसके ऊपर क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन का पहले हाइब्रिडाइजेशन था sp2, अब उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp3, ठीक है। पहले वो था ट्राइगोनल प्लेनर, अब वो हो गया है टेट्राहेड्रल, ठीक। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको, क्योंकि अब O माइनस जो होता है वो हाईली बेसिक होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक। तो वो क्या करता है, सॉल्वेंट जो कि हम लोग HNU लेते हैं वहाँ से वो क्या करेगा, O माइनस वो वहाँ से H प्लस ले लेगा, और H प्लस ले लेगा तो जैसे ही वहाँ से H प्लस लेगा तो वो बन जाएगा OH, और H प्लस लेने के बाद यहाँ पे बन जाएगा NU माइनस, ठीक है। अब ये जो NU माइनस है ये जाके किसी और कार्बोनिल से रिएक्शन करेगा, फिर उस वो कार्बोनिल में फिर से O माइनस बनेगा, फिर वो किसी और HNU से H प्लस लेगा, तो ये रिएक्शन आपकी चलती रहेगी। समझ में आया, दो स्टेप में रिएक्शन है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक किया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, ये बना। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में O माइनस जो है वो सॉल्वेंट में से H प्लस निकाल लिया, आपका क्या बन गया, OH। सिंपल सा है कि कार्बोनिल ग्रुप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन से जुड़ेगा, और कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, OH में। हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में, शेप कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल, ठीक है। RDS कौन सा है, जहाँ पे RDS वो वाला स्टेप है जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। क्लियर, गुड, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, द न्यूक्लियोफाइल
uses its electron pair to form a bond to the carbonyl carbon atom। ठीक है, द न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करता है बॉन्ड बनाने के लिए, किसके साथ? कार्बोनिल कार्बन एटम के साथ। ठीक है, एज दिस हैपन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड शिफ्ट आउट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीजन एटम। ठीक है, देवी देखे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, ये देखे हम लोग। ठीक है, एंड द सेकेंड स्टेप ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। दिस हैपन्स बिकॉज द ऑक्सीजन एटम इज नाउ मच मोर बेसिक, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि अब सेकेंड स्टेप में जो ऑक्सीजन है वो H+ इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि अब वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो चुका है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तब क्या करेंगे आप? ठीक है, तो जब आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एसिड को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, ताकि हम लोग रिएक्शन को करा सके, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल खुद में इतना कैपेबल नहीं होता है कि रिएक्शन करा सके। ठीक है, या फिर कराता भी है तो वो बहुत स्लो कराता है, तो रिएक्शन को वहाँ पे फास्ट करने के लिए हम लोग एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब एसिड कैटलिस्ट क्या करता है? सिंपल सा देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एसिड ले लिया Ha। ठीक, अब उसमें दो पार्ट है, एक है H+ और ये दूसरा है A-। ठीक, H+ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या करता है कि जाके जैसे मान लो अब H+ इलेक्ट्रोफाइल है तो ये किससे रिएक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल से। तो जो अब क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो वहाँ पर ढेर सारा कंसंट्रेशन होता है किसका? H+ का। तो वो जो H+ का कंसंट्रेशन है वो जाके लग जाएगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन जो है सॉल्यूशन में से H+ निकाल लेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा किसके ऊपर? H+ के ऊपर, और अपने ऊपर क्या लगा लेगा? H+। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो हाइड्रोजन को अपने ऊपर लगा अटैच करेगा, अब क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल था, तो अब उसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जहाँ पे एक जो डोनर एटम होता है, अब वो अगर पहले से न्यूट्रल है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। मतलब जितना ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था O+ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी ज़्यादा है। तो अब क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है तो वो अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा किसकी तरफ से? कार्बन की तरफ से। ठीक है, तो कार्बन की तरफ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अब पहले से कहीं ज़्यादा हो गया है। ठीक, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो अपना, अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपना पाई बॉन्ड भी क्या करना चाहेगा? मतलब अपने ये पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो अब ये और डिस्परेटली, पहले तो ऐसे ही मतलब रिएक्शन के लिए ले रहा था, लेकिन अब वो डिस्परेटली चाहता है कि वो अपना वो पाई बॉन्ड क्या करे? कार्बन से ले ले। ठीक है, तो उस वजह से भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब बहुत ज़्यादा हो चुका है पहले से। ठीक है, तो कार्बन को जितना न्यूक्लियोफाइल के लिए पहले ज़रूरत थी, अब उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है न्यूक्लियोफाइल की। तो पहले तो वो स्ट्रॉन्ग से रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब उसके पास, अब उसको न्यूक्लियोफाइल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि वो किसी वीक न्यूक्लियोफाइल से भी रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक वीक न्यूक्लियोफाइल है HNU। ठीक, अब वो वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड वो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। और आपके पास यहाँ बन गया कार्बन, अब जैसे वो पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर गया, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, वो बन गया OH। ठीक है, R और R डैश पहले से ही थे। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्योंकि यहाँ न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, तो जैसे वो अपना लोन पेयर देगा उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए क्या करता है? H+ रिलीज़ कर देता है। ठीक है, जो भी उसके जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन से उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसको सॉल्यूशन में रिलीज़ कर देता है। A- वहाँ पहले से प्रेजेंट था तो A- मदद करता है इसमें। A- क्या करता है, वहाँ से H+ ले लेता है और
हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल का जो इलेक्ट्रॉन था वो वापस न्यूक्लियोफाइल के पास चला गया। ठीक है, तो आपका HA रिप्रोड्यूस हो गया जो कि पहले स्टेप में यूज हुआ था, और आपका न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया किसके साथ, कार्बन के साथ। अब ये HA जो है वो, अब आपका जो HA है वो किसी और कार्बोनिल ग्रुप के साथ यूज हो सकता है। ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब क्योंकि एसिड शुरू में यूज हुआ था, लास्ट में रिप्रोड्यूस हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे एसिड को हम लोग रिएक्टेंट नहीं मान रहे हैं। एसिड यहाँ पर जो है वो कैटलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी भले से पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, लेकिन पहला स्टेप रे डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, ये फास्ट स्टेप है। ठीक है, रे डिटरमाइनिंग स्टेप वही वाला है जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि दोनों ही तरीके से RDS में जो है वो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए दोनों ही तरीके क्या हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पिछले वाले तरीके में आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर RDS में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू रिएक्शन होगी। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल की किसी ज़रूरत नहीं, वो सीधे जाकर कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उसको किसी एसिड की ज़रूरत होगी, वहाँ पर एसिड पहले रिएक्ट करेगा, फिर उसके बाद जाके न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिखा है, द मैकेनिज्म ऑपरेट्स व्हेन carbonyl compounds are treated with strong acid in the presence of weak nucleophile. ठीक है, in the first step acid donates a proton to an electron pair of carbonyl oxygen atom. ठीक है, the resulting protonated carbonyl compound and oxonium है जो O+ आयन बन रहा था, oxonium cation is highly reactive towards nucleophilic attack at carbonyl carbon atom because carbonyl carbon atom carries more positive charge than it does in the unprotonated compound। उसका रीजन मैंने आपको बताया। ठीक, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करा रहे हैं NaCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN। ठीक है, तो NaCN में क्या होता है आपका, ये सॉल्ट है, तो इसमें जब इसको सोल्यूशन मिलेंगे तो Na+ बनेगा और Cn- बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे Cn- जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए Cn- है, Cn- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ये जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बन जाएगा CH3CO- HCN। ठीक, फिर ये किससे रिएक्ट करेगा, HCN से। ठीक है, O- क्या करेगा, H+ ले लेगा HCN से, और H+ लेगा ना, वहाँ H हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा। H+ लेने का मतलब है कि वो सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लेके आ रहा है, तो ये जो H+ जैसे वहाँ लिया तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वही रह गया, तो वो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, Cn के ऊपर। तो आपका बन जाएगा ये CH3OH CnH। ठीक है, वही हुआ, न्यूक्लियोफाइल किस जुड़ा, कार्बन से, और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। ठीक है, और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक कीटोन है, इसका रिएक्शन हो रहा है KCN का, तो KCN भी सॉल्ट है, यहाँ पे क्या होगा K+ और Cn-। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ होने वाली है। ठीक, यहाँ Cn- है, Cn- अटैक किया किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ बन जाएगा ये O-, ये हो गया Cn। ठीक है, फिर ये Cn से रिएक्ट करेगा, यहाँ से ये क्या ले लेगा H+, और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किसके ऊपर, Cn के ऊपर। ये हो गया आपका OH, ये हो गया Cn। ठीक है, और देखते हैं, ये एक स्पेशल रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसमें कार्बन जो है वो मैग्नीशियम से बॉन्ड बनाया होता है। जब ये डिसोसिएट होता है तो आपको मिलता है CH3- प्लस MgBr+। क्लियर, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी देखते हैं आप,
तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है कौन, कार्बन। ये जाके अटैक किया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये बन जाएगा C6H5CH3 हो गया CH3O- और CH3। फिर इसके बाद इसको आप एसिडिफाई कर देंगे तो H+ जाके लग जाएगा O- के ऊपर, तो हो जाएगा C6H5OH CH3 ठीक। ऐसे आप इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीएच है, पीएच मतलब बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल मैग्नीशियम से जुड़ा है तो ये जाके लग जाएगा CO के साथ, और कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर O-, फिर उसको एसिडिफाई कर देंगे तो यहाँ पे लग जाएगा OH। ठीक। यहाँ पर देखिए ये एक स्पेशल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि अगर आपके पास लिथियम, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, लिथियम एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ऐसे, ठीक। इसको जब हम लोग एज ए रिएजेंट यूज़ करते हैं तो जब ये डिसोसिएट होता है तो आपको देता है Li प्लस AlH3 प्लस H-, तो ये H- डोनर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो H- होता है, ठीक। तो अगर जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे उस केस में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो H- होता है, तो वहाँ पे H- आपने यूज करेंगे तो ये हो जाएगा C6H5CH2 C++O CH3, ठीक है। तो H- आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये जाके लग जाएगा किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर, ये ऑक्सीजन उसके पास चला गया पाई बॉन्ड, ठीक। तो ये हो जाएगा C6H5CH2 CO- HCH3, ठीक। अब इसका आप रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, वो यहाँ से क्या करेगा H+ ले लेगा, तो ये बन जाएगा C6H5CH2OH CH3H ऐसे, ठीक है। NaBH4 में भी वही होगा, NaBH4 में भी न्यूक्लियोफाइल कौन है H-, ठीक है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। यहाँ पे भी आपको H- लेंगे तो H- जाकर अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर, और कार्बोनिल ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, वाटर के हाइड्रोजन के ऊपर, वहाँ से O- वहाँ से क्या करेगा H+ निकाल लेगा ऐसे, इस तरीके से, क्लियर। तो ये तो सारे पहले तरीके के उस पे थे। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, अल्कोहल जो होता है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब भी हम लोग एसिड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, मतलब जब भी आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल होगा हम लोग यूज़ करेंगे एसिड कैटलिस्ट, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि पहले तो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो पहले अटैक करता है वो अटैक करता है H+, ठीक है। लेकिन एरो का डायरेक्शन हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही रखेंगे। तो पहले हम लोग न्यूक्लियोफाइल बाहर से अटैक कर रहा था, अब न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जब अटैक करेगा H+ के ऊपर तो वो क्या करेगा, H+ एक्सेप्ट कर लेगा और बनाएगा ऑक्सोनियम एंड ऐसे, ठीक। अब इसके ऊपर आपका एल्कोहल अटैक करेगा, एल्कोहल में ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये बन जाएगा CH3CH2
OHHOCH3। अब क्योंकि ऑक्सीजन में लोन पेयर दिया है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका होता है, हमेशा बलिदान हाइड्रोजन का ही होगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, H+ सोल्यूशन में वापस रिलीज कर देगा और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास रख लेगा। तो फाइनली आपका जो कंपाउंड बनता है CH3CH2 COHHOCH3 ऐसे। ठीक है, तो जो आपका कार्बन है उसके ऊपर क्या लग गया, कार्बन के ऊपर फाइनली लग गया OCH3 और C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं H2O भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इसको जब एडिशन करेंगे तो H+ के प्रेजेंस में करेंगे तो पहले आपका H+ जाके ऐड होगा ऑक्सीजन के ऊपर, वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर H2O अटैक करेगा। ठीक, तो जब H2O अटैक करेगा तो वो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा वो OHOHH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फाइनली उसको क्या करना पड़ेगा, H+ वापस सोल्यूशन में रिलीज करना पड़ेगा। तो जैसे वो वापस H+ सोल्यूशन में रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, OH। ठीक है, तो जब भी आप एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जब भी अटैक करता है किसी के ऊपर तो उसका अगला स्टेप जो होता है वो होता है डीप्रोटोनेशन। ठीक है, मतलब जो फाइनली ग्रुप ऐड होता है वो होता है एक हाइड्रोजन घटा के। ठीक, तो ये तो आपका रिएक्शन हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है कि अब हमारा अगला एक हम लोग देखते जैसे पिछले में देखे थे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, वैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, और ये हुआ क्यों है, दिस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ये हो इसलिए पा रहा है क्योंकि जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब जो है वो की रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन के। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होगा, जब उसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो कि -I इफेक्ट लगा रहा हो, और जितना ज़्यादा -I इफेक्ट लगाएगा उतना ही ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब रिएक्टिविटी घटेगी कब, जब उसके ऊपर कोई +I ग्रुप लगा हो, क्योंकि रिएक्टिविटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, +I ग्रुप के। क्लियर, अब जैसे मान लीजिए ये है तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा है, दूसरी तरफ क्या लगा है, CH2F। F क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ पे भी Cl भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ब्रोमीन करेगा वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। I क्या करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी -I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है। ज़्यादा कौन लगा रहा है, फ्लोरीन। तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक, यहाँ पे देखते हैं ये कार्बोनिल है। ठीक, एक तरफ लगा है CH3 दोनों में CH3। दूसरी तरफ में क्या है कि दूसरी तरफ में कार्बन पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी Cl लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे -I लग रहा है, यहाँ पे भी -I लग रहा है, यहाँ पे भी -I लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता है जो I इफेक्ट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ दूर है, यहाँ और दूर है, तो ज़्यादा -I इफेक्ट कहाँ लगेगा, यहाँ पे। सबसे कम यहाँ लगेगा इस जगह पे। तो जितना ज़्यादा -I इफेक्ट लगेगा रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगी। तो फिर रिएक्टिव कौन होगा, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ठीक, वैसे ही आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 1 क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, यहाँ 3 क्लोरीन लगा हुआ है। तो जितना ज़्यादा क्लोरीन उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, उससे क्या लगा है, कार्बन लगा है, उससे बेंजीन, फिर कार्बोनिल ग्रुप, उससे कार्बन, फिर दूसरा कार्बन। तो यहाँ पे तो क्लियरली अब क्या लग रहा है, +I। एल्किल ग्रुप जो है वो +I इफेक्ट लगाते हैं। लेकिन अगर बेंजीन डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है तो बेंजीन की जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है,
और sp2 हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले से ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, बेंजीन जो है वो -I इफेक्ट लगाता है। ठीक, तो यहाँ पे किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, पहले की। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, CH3 लगा है, यहाँ CH3 CH2 लगा है, यहाँ CH3 CH2 CH2 लगा है। तो यहाँ पे +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे भी +I इफेक्ट लग रहा है। ज़्यादा कहाँ लग रहा है, 3 कार्बन है यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा, यहाँ और कम लगेगा। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था +I के, तो जहाँ +I कम लगेगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किससे, कार्बोनिल से। पहले डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ था, जब डायरेक्टली जुड़ गया तो आप यहाँ देखिए पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो गया। और रेजोनेंस में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेंगे किसकी तरफ, कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, ऐसे। ठीक, तो यहाँ बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो कर ही रहा है -I से, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, तो बेंजीन यहाँ पे क्या लगा रहा है, +R इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो CH3 CH2 है वो क्या लगा रहे हैं, +I इफेक्ट। अब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू I इफेक्ट के। ठीक, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन से जो है वो रिएक्टिविटी घट रही है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जो कम इलेक्ट्रॉन देगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो +I वीक इफेक्ट है, तो सेकंड ज़्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, फर्स्ट वाले से। ठीक, दूसरा एक और फैक्टर होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं और इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक होना है। तो अगर इधर वाले अगर आसपास वाले जितने बड़े ग्रुप होंगे वो जितने छोटे होंगे, न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल के ऊपर अटैक करना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। क्योंकि वो जो ग्रुप हैं वो भी तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे, वो भी तो नहीं चाहेंगे कि जाहिर सी बात है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के तक पहुंचना जो है वो मुश्किल होगा। ठीक, रिएक्टिविटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, इसी वजह से अब क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ ग्रुप लगे होते हैं, एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होता है एक तरफ ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो चाहे जितना बड़ा ग्रुप लगा हो एक तरफ एल्डिहाइड में, ठीक है, वो किसी भी कीटोन से कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। तो कीटोन जो होता है इज मोर हिंडर्ड देन एल्डिहाइड, दैट्स वाई कीटोन इज ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। ठीक है, मान लीजिए ना आपके पास ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, ये आपके पास एक कीटोन। ठीक, तो अगर आपके पास एक एल्डिहाइड और एक कीटोन में कंपेयर करना हो तो आप देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ हाइड्रोजन है जो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिया। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है उसमें क्या है कि कार्बन है, कार्बन के सराउंडिंग में भी चार हाइड्रोजन है, इस तरीके से है, ऐसे 4 हाइड्रोजन है। ठीक, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। तो वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों दूसरे को रिपेल करते हैं, वो कार्बोनिल ग्रुप तक उसको पहुँचने नहीं देते। ठीक, लेकिन इसमें एक तरफ तो खाली है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कभी भी एक तरफ से आ सकता है, क्योंकि उसको दूसरी तरफ से कोई भी अपोजिशन मिलने वाला नहीं है। लेकिन कीटोन में क्या है, उसको दोनों तरफ से अपोजिशन मिलेगा। ठीक, तो कीटोन जो होते हैं वो हमेशा लेस रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड के। ठीक, अब कुछ आपको मतलब कभी कभी ये साइक्लिक केस में मिल सकता है। ठीक है, तो इरेक्टिविटी इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। ठीक है, तो साइक्लिक कीटोन अगर आपके पास है तो उसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एंगल स्ट्रेन के। अब ये एंगल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला कार्बन। ठीक है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक, तो sp2 कार्बन कितने एंगल का होना चाहिए, 120। ठीक है, कितना 60। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 60 का। ठीक,
यहाँ पे देखिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना है 90, डिफरेंस कितने का है 30। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, है कितना 108, डिफरेंस कितने का है 12। यहाँ पर 120 होना चाहिए और 120 ही है, तो डिफरेंस कितना है 0, ठीक। तो एंगल स्ट्रेन की वजह से भी रिएक्टिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है ना, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जो बॉन्ड है वो जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 कन्वर्ट हो रहा था, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये रिएक्ट कर गया किसी न्यूक्लियोफाइल से ना, ये किसी न्यूक्लियोफाइल से अगर रिएक्ट कर गया तो क्या होगा, जाएगा OH, ये हो गया NU, ठीक है। तो अब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109, है कितना 60, डिफरेंस कितने का हो गया 49 का। तो पहले डिफरेंस था 60 का, अब डिफरेंस हो गया है 49 का 49, ठीक है। तो पहले जितना एंगल स्ट्रेन था उससे अब एंगल स्ट्रेन क्या हो गया है कम हो गया, ठीक है। तो वैसे एंगल स्ट्रेन यहाँ पे भी कम होगा, वैसे एंगल स्ट्रेन यहाँ पे भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्योंकि एंगल स्ट्रेन घट रहा है तो पहले जितना स्टेबल था अब वो उससे ज़्यादा स्टेबल हो गया है, तो उनकी जाहिर सी बात है कोई भी अपने अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाना चाहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो ऐसे ग्रुप जिसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है कार्बोनिल ग्रुप में, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये है आपका जो साइक्लोप्रोपेनोन है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद साइक्लोब्यूटानोन आएगा, फिर साइक्लोपेंटानोन आएगा, फिर साइक्लोहेक्सानोन, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन है ही नहीं, ठीक। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है साइक्लोप्रोपेनोन की, ठीक। तो आई होप आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं समझ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।